कुछ सही कहा आपने और मैं पूर्णतः सहमत हूँ। विवेक जी के पास आता हूँ। विवेक जी, ऐसा नहीं कि ये फैक्ट्स लोगों को पता नहीं है जो मैंने एक ग्राफ के अंदर पेश किए कि सत्ता की चाबी बीमारू राज्यों से निकल कर आ रही है। ये जो मतलब जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 199 में से 176 सीटें हैं, यानी कि आपकी दूरी सिर्फ 100 सीट की रह जाती है यहां पर बस ले दे के टोटल मिला के 250 सीट तो आप यही कवर कर लेते हो। और यहीं पर वो कॉकटेल है गरीबी का, यानी कि उनको अनाज दो और उनको अपनी ओर कर लो, जो सिन्हा साहब ने कहा लाभार्थी बनाओ, प्लस उनको हिंदुत्व की घुट्टी पिला दो। तो ऐसा तो क्या कहते हैं डेडली कॉकटेल कहां मिलेगा? तो 250 सीटें यहीं आ जाती हैं और यहीं पे उनकी इच्छा ये है कि इस 176 को बढ़ाकर 180 कर लिया जाए, ताकि 80 में 80, 29 में 29, 11 में 11, 14 में 14। दिस इज द वे दे टॉक एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि रास्ता फिर आसान हो जाता है। पर हाँ, 5 साल का गारंटी देके कि मैं आपको अनाज दूंगा, तो एक इंटेंट तो क्लियर हो जाता है इनका कि मैं 5 साल तक आपको गरीब रखूंगा, क्योंकि मोदी समझ गए जब तक ये गरीब हैं तब तक मेरी चाबी चलेगी सर। ये जिस दिन अमीर हो जाएंगे तो हो सकता है कि शायद मेरी सत्ता की चाबी गुम हो जाए। विवेक देशपांडे जी। जी, अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? जी 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 जी, नहीं ठीक है बिल्कुल। हाँ हाँ। दिनेश जी, मैं इससे पहले भी कई पैनल डिस्कशंस में शायद आपके चैनल पर भी ये कह चुका हूँ कि बीजेपी की ताकत 5 पिलर्स पर बीजेपी खड़ी है। उनका सबसे बड़ा पिलर है मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट। मैं उसको करिश्मा नहीं कहता, क्योंकि करिश्मा ये एक बहुत पॉजिटिव टर्म है। करिश्मा नेहरू जी का था, गांधी जी का था। अब अगर ये कहे कि मोदी जी का करिश्मा है, तो उसका मतलब होता है कि मोदी जी में कुछ अच्छा है, इसलिए उसका लोगों पर असर है। ये पर्सनैलिटी कल्ट है, जैसे वो रिलीजियस कल्ट वगैरह होते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी पहले पॉलिटिकल बाबा है। इस देश में बाबा जो धर्मों के बाबा होते हैं, उनका जो जो वो जो परिणाम साधते हैं समाज पर, कुछ उसी तरह का एक हिप्नोटिक परिणाम मोदी जी ने इस देश पर साधा है। इसलिए वो एक पॉलिटिकल बाबा है। जैसे रिलीजियस बाबा होते हैं, वैसे ये पॉलिटिकल बाबा है। मतलब उन्होंने नेहरू जी के ऊंचाई वाला कोई काम तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेहरू जी जितने पॉपुलर, उस लेवल के पॉपुलर नेता बने हैं। तो ये करिश्मा और पर्सनैलिटी कल्ट में ये फर्क है। तो मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट ये उनका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा पिलर है। नंबर 2 का उनका जो पिलर है वो है अमित शाह का जो इलेक्शन मशीनरी है वो। तीसरा जो है उनका, मतलब मैं उसको इम्पोर्टेंस के, हाँ, इसमें नहीं, तर्ज पर नहीं बता रहा हूँ कि पहले नंबर का है दूसरे नंबर का, मैं एट रैंडम बता रहा हूँ। तीसरा उनका है हिंदुत्व और नेशनलिज्म का नैरेटिव। चौथा है उनका लाभार्थी पॉलिटिक्स। और पांचवा उनका है मिसयूज ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। नॉट ओनली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, जिससे इलेक्शन में जीता जा सकता है, जिसका दुरुपयोग करके इलेक्शन में जीता जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, जुडिशियरी भी है। जो भी हो सके उन सारे इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करना और किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना, ये 5 पिलर्स पर एक उसमें लेजिटिमेट, 4 लेजिटिमेट पिलर है। मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट, अमित शाह का इलेक्शन मशीनरी, हिंदुत्व नेशनलिज्म का नैरेटिव और लाभार्थी पॉलिटिक्स, ये 4 लेजिटिमेट है। और एक इलेजिटिमेट पिलर है, वो है सेंट्रल एजेंसीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज। ये 5 इतने स्ट्रांग पिलर बीजेपी के पास है कि लगता है कि बीजेपी को हराना केवल नामुमकिन है। अगर आप पांचों को कंबाइन करके देखें तो इतना फॉर्मिडेबल एक ताकत बनती है कि बीजेपी को परास्त करना लगभग नामुमकिन है। इस तरह का चित्र हमारे नजर के सामने खड़ा होता है। तो फिर क्या करना होगा आपको? आपको तो ये पांचों पिलर्स को काउंटर करना होगा। अब आप देखिए, मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट को तो आपके पास कोई काउंटर नहीं है। वो तो मतलब उतना पॉपुलर नेता आपके पास नहीं है। और अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी, उसका भी काउंटर आपके पास नहीं है। आपके पास लाभार्थी पॉलिटिक्स का भी काउंटर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी होती है वो जितना लाभार्थी का इफेक्ट ला सकती है उतना कोई नहीं ला सकती। और सेंट्रल एजेंसीज का तो सवाल ही नहीं। तो आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा है आइडियोलॉजिकल नैरेटिव। उस फ्रंट पर ही आप सबसे वीक है।
आप देखिए इलेक्शन मशीनरी को काउंटर कर लेंगे, आप सारे अपोजिशन पार्टीज जो है 28 पार्टीज वो एक दिल से काम करे और बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा करे, ये इस बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन को भी हम इमेजिन करते हैं तो आप इलेक्शन मशीनरी को काउंटर कर पा रहे हैं। लेकिन आप अभी भी मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है, उसको किस तरह से काउंटर करोगे? आपके पास उनके टक्कर का कोई चेहरा नहीं है। और उनका जो लाभार्थी पॉलिटिक्स है वो आप उसको आपने वेलफेयरिज्म का एक कार्ड इस्तेमाल किया, सक्सेसफुली किया, इसमें किया सक्सेसफुली कर्नाटक में, लेकिन वो बाकी जगह फेल हुआ। तो आप कोई बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, इमेजिनेटिव प्रोमिसेस करते हैं, तो हो सकता है कि लाभार्थी पॉलिटिक्स पे आपका काम कर जाए। लेकिन आपका नैरेटिव, आपका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव क्या है? आपका क्या है? कौन से नैरेटिव पे आप चल रहे हैं? यही तो आपका सबसे बड़ा ताकत आपकी वही बनानी है आपको, आइडियोलॉजिकल काउंटर। देखिए क्यों बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी और कोई भी चीज बीजेपी को जो अपोजिशन को चिपकती है, जो अपोजिशन के खिलाफ जाती है, वो कोई भी चीज बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं जाती? इस बात को सोचना बहुत जरूरी। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा उदाहरण अगर कांग्रेस के जमाने में होता तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को दूसरे दिन निकाल दिया जाता, लेकिन बीजेपी नहीं निकालती है उसको। वो तभी निकालती है जब उसको ऐसा लगता है कि अभी जाटों के वोट शायद हमसे खिसक जाए तो इसको निकाल दो। वो इसलिए नहीं निकालती है बीजेपी उसको कि महिलाओं के उनकी जो सेक्सुअल डिग्निटी है उसको, उसका सम्मान करना है, उनकी इंडिविजुअलिटी को सम्मान करना है, उन महिलाओं को ऐसे दरिंदों से बचाना है। इसलिए नहीं वो उसको निकाल रही है, उसको वो इसलिए निकाल रही है बीजेपी कि वो उनके जाटों के वोट जो उससे जा सकते हैं। तो ये जो बीजेपी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा कोई व्यक्ति कांग्रेस के जमाने में होता उसको तुरंत दूसरे दिन आप निकाल लेते, क्योंकि उसको उसका असर आपके पॉलिटिक्स पर जरूर होता, बीजेपी के पॉलिटिक्स पर नहीं होता है। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आप उसका परिणाम क्या हुआ? आपको कानून वापस लेने पड़े, लेकिन क्या किसानों के वोट आपसे दूर चले गए? डिमोनेटाइजेशन में लोगों ने इतनी तकलीफें सही, क्या गरीब लोगों ने बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया? तो देखिए ये फिनोमिनन बहुत समझना जरूरी है कि जो सारी निगेटिव, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मोदी जी ने बवाल उठाया था जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उस समय कैंपेन करते थे 2014 में, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कितना बवाल उठाया, उसका असर हुआ। वो वही अगर पेट्रोल डीजल कीमतों की बात आप बीजेपी के खिलाफ करते हैं तो उसको लोग तवज्जो नहीं देते, उसको महत्व नहीं मिलता है, उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारा ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बातें बेरोजगारी, महंगाई बीजेपी को चिपकती ही नहीं है, तो क्या है ऐसा बीजेपी का जादू कि ये सारी बातें बीजेपी के खिलाफ नहीं जाती? ये समझना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ उसका जवाब एक ही है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व और नेशनलिज्म का जो घुट, विष का घुट लोगों को पिलाया है, वो सर चढ़कर बोल रहा है, लोगों को उसका नशा चढ़ गया है। लोग मतलब ये 37% लोग है, ज्यादा नहीं है, वो 37 के 40 हो जाएंगे, हो सकता है उसके 45 भी हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन वो बढ़ रहा है। हम 2014 से उसको सतत बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो आप यही अपेक्षा कीजिए कि 2024 में भी वो बढ़ेगा। तो ये सर चढ़कर बोलने वाला जो हिंदुत्व और नेशनलिज्म का जो नशा है, जो वो उसको आपको काउंटर करना है। तो आपने ये बहुत लेट, आपको अभी भी समझ में नहीं, आपको बहुत लेट समझ में आया तो भारत जोड़ो यात्रा एक जो पिछले साल की, उसमें आपने लव वर्सेस हेट का एक नैरेटिव उठाया जो बहुत अच्छा था, वो बहुत इफेक्टिव भी था। लेकिन उसके बाद आप सोशल जस्टिस पर आ गए, उसके बाद आप वेलफेयरिज्म पे आ गए, आपने लव वर्सेस हेट छोड़ ही दिया, उसकी बात ही नहीं कर रहे। उल्टा आप कोई ढोंगी बाबा उसके पैर पड़ता है, आपका सबसे सीनियर लीडर मध्य प्रदेश का। द पॉइंट इज आप हिंदुत्व को और नेशनलिज्म को काउंटर करने के बजाय आप उसको सरेंडर कर रहे हैं जी। अब जो भारत जोड़ो दो यात्रा जो है उसका थीम आपका क्या है? तो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई नहीं चिपकता भाई, वो बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आपको नैरेटिव उठाना है गांधी वर्सेस गोडसे, ये नैरेटिव उठाना है आपको। गांधी का हिंदू, गांधी को मानने वाला हिंदू और गोडसे को मानने वाला हिंदू, आपको हिंदुत्व को काउंटर करना है। वो जो भूत है वो लोगों के सर से उठाना है, हटाना है, तब जाकर आपके बाकी चीजें जो है वो काम करेगी। बाकी चीजों का असर नहीं हो रहा है
क्योंकि वो जो भूत है, वो भूत उनको इनइफेक्टिव बना रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, सारी बातें उनको इनइफेक्टिव बनाता है वो। तो ये करना, आपका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हिंदुओं में पोलराइजेशन जब तक आप नहीं करते, गांधी वाले हिंदू और गोडसे वाले हिंदू, ऐसा पोलराइजेशन जब तक आप इस देश में नहीं करते हैं और वो सस्टेन तरीके से 24/7 हैमरिंग करते हुए नहीं करते हैं, आप 2024 की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, इतनी भी एकता बना लीजिए, ये भूत आपको लोगों के सर से उतारना होगा। तो आपका आइडियोलॉजिकल एक स्ट्रांग नैरेटिव तैयार करना, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी सर।